हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले इंडियन इकोनॉमिक का लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक के साथ ही हमारा पूरा जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे बेसिकली जो इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है चाइना और पाकिस्तान के साथ हम कंपेरिजन करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। फिर हम देखेंगे कि आखिर 1980 तक जो तीनों ही देशों की जो ग्रोथ रेट थे, जीडीपी थी, सब कुछ एक जैसे ऑलमोस्ट थे। लेकिन 1980 के बाद चाइना बहुत आगे निकल गया और अब पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और भारत जो है धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इन सब में कुछ कंपेरिजन चीज़ों को हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपेरेटिव स्टडी इंडिया और चाइना के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक के बारे में आप सभी जानते हैं, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसे है। वहाँ पे डेमोग्राफी किसी भी देश की इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बताता है। तो चलिए आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है और जो पाकिस्तान है उसकी पॉपुलेशन इंडिया और चाइना कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। दूसरा है कि एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो, एक होती है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जो चाइना की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो चाइना ने अपने ग्रोथ रेट में काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि 1980 के अराउंड उसने जब वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया था तब से वहाँ की जो पॉपुलेशन कंट्रोल में है और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे कम हो रही है। और अभी करंटली जो ग्रोइंग रेट है उनका केवल 0.5% है। और लेकिन पाकिस्तान के देखिए उससे भी 4 गुना है और भारत 1.2। यानी कि अभी भी भारत को इसमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस ग्रोथ रेट को कम किया जा सके। क्योंकि आपने देखा कि हमारे देश में सभी प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। चाइना ने इस चीज़ को समझ लिया और 1980 से ही उसने इस चीज़ को फॉलो करके स्ट्रिक्टली फॉलो करा अपने देश के लोगों से, तब जाके देश में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन इससे दिक्कत भी है, जैसे आपको पता होगा कि चाइना के पास जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है। और यही रीज़न है कि आपको पता है कि जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर चाइना का एक बहुत बजट बड़ा खर्च होता है, ये चाइना के लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। नेक्स्ट डेंसिटी बात करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो देखिए इंडिया में 441 है, चाइना के अंदर 146, पाकिस्तान में 245। आपको पता है कि चाइना के पास अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके पास लैंड एरिया भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा था कि 3rd नंबर पे लैंड वाइज चाइना आता है, भारत 7वें नंबर पे आता है। जबकि पॉपुलेशन में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन एरिया वाइज, लैंड वाइज इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल के पीछे कितने वुमेन्स है, कितनी फीमेल पॉपुलेशन है। तो इंडिया में देखिए कि 1000 मेल के पीछे 929 है, चाइना में 941 है और पाकिस्तान में 947। जबकि पाकिस्तान में स्टेटस थोड़ा इंडिया और चाइना से बेटर है। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर क्या है, बेटों की चाह बहुत ज़्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी है सोसाइटी की थिंकिंग के कारण, जेंडर इनइक्वालिटी कारण जो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, हर एक फैमिली में चाह होती है कम से कम एक लड़का होना कंपलसरी है। और रूरल एरियाज़ में लड़कियों को जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको पता है कि सेक्स रेशियो है इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। भारत में बहुत कोशिश कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि इस जो रेशियो को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एवरेजली जो एक वुमन होती है, बेसिकली उसका जो रिप्रोडक्टिव एज होता है 15 साल से लेकर 45 ईयर के, तो एवरेजली एक वुमन के कितने बच्चे होती है। तो हम बात करें तो इंडिया में 2.3 दे रखा है, चाइना में 1.6 और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ये ज़्यादा देखने को मिला है। तो आपने देखा होगा मुस्लिम में, पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़्यादा बच्चों को प्रेफरेंस करते हैं। चाइना में लोग समझदार हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं और इसीलिए वहाँ पे जो बच्चों को पैदा करने की रेट है वो वुमेन्स में काफ़ी कम है। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, यानी कि कितने ज़्यादा देश गांव से लोग निकल कर शहर में आए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको देखो चाइना के अंदर है, क्योंकि चाइना में आपने देखा था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है टोटल केवल 10% ही टोटल एरिया का है। और इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर लोग इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में जाए, जो कि बेसिकली शहरों में मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान 39% और भारत के अंदर अभी भी अर्बनाइजेशन जो है प्रोसेस चल रहा है, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे बताया कि पॉपुलेशन कितनी है, ग्रोइंग रेट क्या है, सेक्स रेशियो कितनी है, फर्टिलिटी रेट क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है। तो हमने देखा कि सभी मामलों में जो चाइना है वो इंडिया और पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है।
पाकिस्तान थर्ड नंबर पे हर चीज़ में बेसिकली देखा, अगर एक दो चीज़ों को हम छोड़ दे तो। नेक्स्ट हम ग्रोथ इंडिकेटर की बात करें इंडिया और चाइना पाकिस्तान के बारे में। ऊपर तो हमने देख लिया कि चाइना नंबर 1 पे के, इंडिया को नंबर 2 का है और पाकिस्तान हर चीज़ में नंबर 3 पे चल रहा है। अब हम ग्रोथ इंडिकेटर की बात करें कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या है जीडीपी का। देखो किसी भी इकॉनमी का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली जीडीपी से हम कंपेयर किया जाता है। तो जीडीपी हम बात करेंगे यहाँ पे, उनकी ग्रोथ रेट 1980 से लेकर 2015 की बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1980 से 1990 के बारे में, 2011 से 2015 के बाद। जो इंडिया है उसमें देखो 5.7 एनुअल ग्रोथ रेट था जीडीपी का। चाइना देखो डबल डिजिट, यानी कि बहुत बड़ी बात है किसी भी इकॉनमी में लगातार 10 साल एवरेजली अगर वो डबल डिजिट मेंटेन कर रहा है तो ये बहुत ही सक्सेस हम कह सकते हैं। और यही एक ऐसा पीरियड था जब चाइना ने, आपको पता, अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म किया था, बहुत सारी न्यू स्ट्रेटेजी लेके आई थी। उसके बाद चाइना काफ़ी रैपिडली बहुत तेज़ी से ग्रो करा। एशिया के अंदर चाइना ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, कहते हैं कि इतनी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ने बहुत डेवलप किया और जिसके कारण उसका जीडीपी जो है डबल डिजिट में मेंटेन वो कर पाया। नेक्स्ट पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हमने देखा था 1988 के अराउंड उसने का रिफॉर्म्स किए थे, जिसके बाद जीडीपी में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन जब 2011 से 15 की बात हम जीडीपी ग्रोथ में करें तो पिक्चर थोड़ा बदल गया है। भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपने देखा था 1991 में हमने अपने इकॉनमी को रिफॉर्म किया था और उसके बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर चाहे इंडस्ट्री सेक्टर, सब में हमने न्यू स्ट्रेटेजी बनाई, न्यू पॉलिसी बनाई, जिसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। चाइना और पाकिस्तान का जो है इन बिटवीन जो है उसका डिक्लाइन हुआ है और पाकिस्तान का तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो है कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन बहुत हाई लेवल पे है, जिसके कारण जो जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट हम अगर सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन की बात करें कि सेक्टोरियल शेयर ऑफ जीडीपी, यानी कि टोटल जीडीपी के अंदर किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, आपको पता है पूरी इकॉनमी को 3 सेक्टर में हम डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। तो हम देखेंगे कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितने, कौन से सेक्टर में कितने परसेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। अगर एग्रीकल्चर का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो वो इकॉनमी बैकवर्ड, पिछड़ी हुई मानी जाती है। और जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट आता है, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर, प्राइमरी सेक्टर से निकलकर वो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में शिफ्ट होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में किस में ज़्यादा डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री, सर्विस, या कौन ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि चाइना के पास जो लैंड है वो बेसिकली एग्रीकल्चर के लैंड नहीं है। टोटल लैंड का केवल 10% ही एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, भारत के पास जितना टोटल कल्टिवेटेड लैंड है उसका 40% लैंड ही एवरेजली चाइना के पास कल्टिवेशन के लिए है। और इसीलिए चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने उन्हें अपने लोगों को समझाया और उनको धीरे धीरे वो इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों पर लेकर आए। लेकिन आपने देखा होगा कि आज़ादी से लेकर भारत में अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड रहते हैं रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हालांकि उसमें धीरे धीरे डिक्लाइन, कमी जरूर आई है, बट अभी भी मेजर प्रोपोर्शन जो है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का ही ज़्यादा डोमिनेंस देखा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 17%, यानी कि टोटल जीडीपी में 17% जो एग्रीकल्चर सेक्टर से भारत की इनकम आती है। चाइना का मात्र 9% आता है और एग्रीकल्चर से पाकिस्तान का 25%। तो ये भी कहीं ना कहीं, जिसका भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा जीडीपी आती है इसका मतलब वो इकॉनमी बैकवर्ड है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान आपको दिख रहा है कि उसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करें तो भारत की 30% जीडीपी जो है इंडस्ट्री सेक्टर से आती है, चाइना के अंदर 43%। ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप दिखा रहा है। और टोटल 21% ही केवल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी में पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो ये भी दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है। थर्ड है सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत का 53%, चाइना के अंदर 48% और पाकिस्तान में 54%। ये जो पाकिस्तान का सबसे हाई है, ये कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेट है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे सर्विस सेक्टर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर का, कि जो टोटल हमारे देश में पूरे वर्कर है वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर उनका किस किस तरह से, कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है अपने जॉब के लिए, कितने परसेंट सेकेंडरी सेक्टर में, कितने परसेंट टेरिटरी सेक्टर में।
तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिपेंडेंस होता है वो लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कम होता है, सेकेंडरी और टेरिटरी में बढ़ता है, ये इकॉनमी की डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि आज़ादी के टाइम में हमारे देश में मोर देन 75% पीपल आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द लिवलीहुड, फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बट अब बात करें तो अब 50% मात्र कॉन्ट्रीब्यूशन रह गया है। चाइना के अंदर 28% और पाकिस्तान के अंदर 43%। नेक्स्ट सेकेंडरी की बात करें तो अभी भी हमारे देश में मात्र 21% इंडस्ट्री सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है वर्कर का, 29% चाइना में और पाकिस्तान में 23%। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत में जो 29% लोगों जो है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट जॉब के लिए, चाइना के अंदर 43% और पाकिस्तान में 34%। अब भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्रूव किया और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम हो रही है और आने वाले जो आपको फिगर्स दिखेंगे उसमें और ज़्यादा गिरावट और इन दोनों सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखेंगे। तो ये सब हमने बताया कि बेसिकली किस तरह से तीनों ही देशों का कंट्रीब्यूशन, तीनों देशों के कंपैरिजन। तो यहाँ पे हर चीज़ में हमने देखा है, चाहे वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में, चाहे वो ग्रोथ रेट में हो, चाहे वो सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन हो, चाइना जो है तीनों में सबसे आगे चल रहा है, सबसे ज़्यादा डेवलप और ग्रो करने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम सेलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2016 के अकॉर्डिंग। ये डेटा जो भी आपको दिखाए गए ये 2016 के अकॉर्डिंग है। देखिए ये सब जो डेटा होते हैं बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब दिखाता है कि किसी भी देश के जो ह्यूमन है वो कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट रेट क्या है। क्योंकि देश में जब इकॉनमी डेवलप होती है तो ह्यूमन भी डेवलप होता है, उसकी भी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होती है। तो हम अब यहाँ पे इन तीनों के कंटेस्ट में बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डेवलप इंडेक्स होता है क्या है, किसी भी देश की ह्यूमन की डेवलपमेंट रेट इंडिकेट करता है, वैल्यू बताता है। और ये वैल्यू जितना हाई होगा इसका मतलब वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो वैल्यू है, जो रेट है, वो उतना ही हाई है। तो अभी आपने देखा इन तीनों में जो फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना है, सेकेंड नंबर पे इंडिया है और पाकिस्तान थर्ड नंबर पे, जो कि हमेशा ही थर्ड नंबर पे आपको पाकिस्तान दिखता है। अगर हम रैंकिंग की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो रैंकिंग में जिसकी रैंकिंग जितनी छोटी होगी इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा डेवलप है। तो अभी इन तीनों में भी आपको दिख रहा है कि चाइना 91 पे है, भारत की जो रैंकिंग 131 है और पाकिस्तान अगेन फिर थर्ड नंबर पे 148 रैंकिंग पे थर्ड नंबर पे आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एवरेजली एक पर्सन की जो लाइफ है कितने साल वो एवरेजली जी लेता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम मात्र 32 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, हमारे देश में लोग अवेयर नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसी कारण मात्र 32 साल ही एज हमारी एक्सपेक्टेंट मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इकॉनमी की डेवलपमेंट आती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आती है, बड़ी सारी डिजीज़ पे काबू कर लिया जाता है, तो उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जो इकॉनमी जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उस देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी आपने देखा कि अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे फिर चाइना है कि 76% उसकी एवरेजली लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। भारत की 68.3, आई होप ये डेटा अब नया जो आएगा उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान के 66.4, जो कि अभी भी फिर वो थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। नेक्स्ट है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज ऑफ एज 15 एंड अबव, यानी कि 15 साल या 15 साल से ऊपर के कितने लोग देश में स्कूल जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो इंडिया के अंदर जो है 6.3 है, चाइना 7.6 और पाकिस्तान फिर थर्ड नंबर पे 5.1, यानी कि इसमें भी जो चाइना है वो उन दोनों देशों से काफ़ी आगे है। जीडीपी पर कैपिटल की बात करें तो चाइना जो है इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है, भारत से डबल। और अगर हम बात करें पाकिस्तान से तो वो ट्रिपल हम कह सकते हैं कि चाइना की पर कैपिटल इनकम है। तो यहाँ पे भारत को बहुत काम करने की ज़रूरत है कि चाइना के कंपेरेटिवली भारत का जो पर कैपिटल जीडीपी है वो बहुत ही कम है और इसमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी चीज़ों में देखा उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जितना कि जीडीपी पर कैपिटल में इंडिया और चाइना में डिफरेंस। पाकिस्तान तो खैर दूर दूर तक में नहीं आ रहा है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, यानी कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये सब चीज़ें बेसिक नेसेसिटी है वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी भारत की टोटल पॉपुलेशन का जो 37% है, जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन अभी भी हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन है। चाइना का भी स्टेटस कुछ ऐसा ही है, उसके भी पॉपुलेशन देखिए 32%, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और पाकिस्तान का तो 44 बहुत ही ज़्यादा है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाइना पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी हालत बहुत बुरी है।
क्योंकि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण गरीबों के लिए कोई प्रोग्राम पॉलिसी सरकार नहीं बना पाती। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, यानी कि एवरेजली अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखा है कि कितने बच्चे बेसिकली वहाँ पे मरने की बात करें तो अगर 1000 बच्चों में से जो 9 बच्चे हैं यहाँ पे मर रहे हैं, यहाँ पे आपको देख रहा है कि 38 बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 38 बच्चे ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है 38। धीरे धीरे ये भी भारत में काफ़ी कम हो रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 66 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते और पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही वो मर जाती हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी की बात करें, ये 1 लाख बर्थ के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है कि अगर 1 लाख वुमेन्स अगर डिलीवरी देते हुए कितने महिलाएं अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाते, वो ज़िंदगी की जो लड़ाई है वो हार जाती है। तो इसमें भी जो पाकिस्तान है वो काफ़ी आगे चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा, देखिए 1 लाख के ऊपर एवरेजली 178 ऐसे फीमेल है जो इस दौरान अपनी लाइफ को बचा नहीं पाती, उनकी डेथ हो जाती है मैटरनिटी के दौरान। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की बात करें तो आपने देखा है कि इसमें जो चाइना है वो फिर से नंबर 1 पे है, पाकिस्तान जो है वो उसकी हालत भी काफ़ी उन भारत जो है वो काफ़ी नीचे इस मामले में चल रहा है। पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज, अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करें कि साफ पानी, टैप वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कितने परसेंट लोगों के पास अवेलेबल है, हम बात करें तो भारत के पास 94%, चाइना फिर नंबर पे 96% और जो पाकिस्तान है वो 91% से नंबर 3rd पे फिर से आ रहा है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, हमने देखा है कि अंडर नरिश्ड मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता, जिसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं। हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मेजर कंसर्न है, चिंता का विषय है, वहाँ पे बच्चों के अंदर बेसिकली देखा गया है। लेकिन जो चाइना है उसकी स्टेटस वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव इस मामले में दिख रहा है। तो इन तीनों को हमने जो भी आपने भी चार्ट्स देखे, ग्राफ देखे, इनसे आपको समझ में आ रहा है टेबल फॉर्म से कि चाइना है वो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत की जो डेवलपमेंट रेट है पहले की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है, जब से मोदी सरकार आई है तब से और ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो चाइना के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान है उसकी स्टेटस बहुत ख़राब है और हमने देखा है कि जो पाकिस्तान जो है बेसिकली अपने डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न नेशन पे, दूसरे देशों पे लोन के लिए डिपेंडेंट है, वो लोन के कर्ज में बढ़ता जा रहा है, सरकारें अब बार बार बदलती है, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो मिलिट्री है वहाँ पे हटा देती है, तो जिसके कारण वहाँ पे जो डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा एडवांटेज लोगों तक नहीं पहुँच पाए। अब आपने देखा है कि सभी देशों को अपनी इकॉनमी में रिफॉर्म करना पड़ा 1980 के बाद से। चाइना ने 1978 में किया, हालांकि चाइना को किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था, ना तो IMF ना तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कोई कंपलसरी उन्हें सजेशन दिया था या गाइडलाइन इशू किया था कि आपको अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। बट चाइना ने अपनी इकॉनमी को स्लो ग्रोथ रेट को देखते हुए अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म किया, चेंज किया। 1978 के बाद धीरे धीरे उसने हर एक पॉलिसी में पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन किया, फिर उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को प्राइवेट लोगों के हाथों में देना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ छोटा सा आपको टैक्स सरकार को देना है, बाकी जो भी इनकम होगी वो अपने पास रख सकते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री को डेवलप प्राइवेटाइजेशन किया, SEZ बनाए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आ सके और यहाँ पर ईजिली बिजनेस कर सके। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डेवलप किया, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर की जो पहली पसंद है वो चाइना बन गई। तो ये सारी डेवलपमेंट करने के बाद चाइना में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ये है कि वहाँ पे लैक ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट को बहुत ज़्यादा वायलेट किया जाता है, लोगों को अधिकार नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही पार्टी बार बार रूल करती है। तो ये सब दिक्कत भी चाइना को हम कह सकते हैं। अदरवाइज डेवलपमेंट के हिसाब से चाइना काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पॉपुलेशन भी है चाइना में जिनकी जो स्टेटस है बहुत ख़राब है, डेवलपमेंट जो है सभी सेक्शन के लोगों को नहीं मिला है। अभी भी वहाँ पे जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही गंदा है, लोगों को मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो सब उनको अभी भी नहीं मिला है। तो ये सारी है चाइना की बात। इंडिया की बात करें तो आपको पता होगा 1990 तक भारत की जो इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड इकॉनमी बन गई थी, ठहरी हुई इकॉनमी बन गई थी और वह इतने ज़्यादा कर्ज में दब चुका था कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको इकॉनमी में न्यू पॉलिसी लानी पड़ेगी, रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही आपकी इकॉनमी में सुधार हो सकता है। और इसी कारण से भारत ने 1991 में 3 नई इकॉनमी पॉलिसी लेके LPG, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं,
कि भारत के ऊपर कर्ज का दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था, भारत का जो इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा था, भारत का फॉरेन रिजर्व नहीं थे कि वो आगे के 15 दिन भी अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रख सके, जिसके कारण भारत को बहुत तेज़ी से अपने डेवलपमेंट करना पड़ा, अपने न्यू इकॉनमी को लाना पड़ा, रिफॉर्म्स किया, और उसके बाद भारत की जो इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1988 में करीब पाकिस्तान ने अपने इकॉनमी में रिफॉर्म्स किए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो बढ़ने के बजाय घट गई। तो मैंने इसका रीज़न बताया कि वहाँ पे सरकार बार बार बदलती है। देखो, किसी भी इकॉनमी को डेवलप होने के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे पीछे देखा आपने कि 2014 से अभी तक हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है, सरकार गरीबों के लिए अच्छा काम कर पा रही है। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे जो भी गरीबों के लिए पॉलिसी प्रोग्राम है वो लॉन्च नहीं हो पाएंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए फॉरेनर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना नहीं चाहते। वहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ है, करप्शन बहुत हाई लेवल का है, इन्फ्लेशन है, जिसके कारण वहाँ के जो आम गरीब लोग हैं अभी भी मोर देन 1/3 पॉपुलेशन लिव इन अ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये सब समस्या पाकिस्तान की हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने कंपैरिजन पढ़ा तीनों देशों के, तीनों एशिया के देश हैं, तीनों ने एक साथ आज़ादी हासिल की, एक जैसी मॉडल अपनाए, बट 1980 के बाद हर एक देश ने अपनी मॉडल को चेंज किया, और उसके बाद उनके देशों में जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग हर तरीके से हमने देखा है। तो आपको पता है एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला देश चाइना, और सेकेंड नंबर पर भारत आता है। भारत अगर इसी तरह से ग्रो करता रहा, नरेंद्र मोदी की सरकार आगे चलती रही, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पीछे कर दे और उनसे आगे निकल जाए। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी हमारे लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।